हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, ये वाला वीडियो जो है ये यूट्यूब पे आ रहा है। अगेन कुछ लोग इससे पहले कि कमेंट में जाकर लिखो कि या तो अपलोड करना पूरा कीजिए या तो मत कीजिए। मैं सच बोलूँगी, इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस, यू कैन लीव, यू कैन वेरी वेल लिव। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप तुम में से कोई एक जन देखे या ना देखे, लेकिन जिसको लगता है कि ये बेसिक इंट्रो अगर मुझे मिल जाए कि चैप्टर का शुरू कहाँ से होना चाहिए, तो वो आगे खुद प्रोसीड कर सकता है। अगर वो उसको लगता है कि वो वैसे मेरा कोर्स इतना ज़्यादा महंगा नहीं है जितना मुझे फील होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आई नो वेरी वेल कि किसको महंगा बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी कैन स्पेंड आवर थाउजेंड्स और 600s इन बाइंग क्लोथ्स, देन वाई नॉट स्टडी क्या हमारे लिए, क्या पढ़ाई हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? आई जस्ट डोंट नो, बट वट एवर मे बी द केस, वट आई एम सेइंग इज कि if you think that you cannot afford, then what you have to do is you have to take benefit from this video. इस वीडियो से बेनिफिट लो, क्योंकि ये अगर इंट्रो समझ में आ गया, इंट्रो अगर अच्छा से समझ में आ चुका है, तो फिर आई थिंक आगे वाला चैप्टर कैसे बढ़ते रहना है वो तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो हम लोग ये बहुत ही बेहतरीन और लेट मी टेल यू थोड़ा सा स्केरी चैप्टर पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी विशाल चैप्टर है, ह्यूज चैप्टर है, हर एक बारीकी को समझना है। तो मैं तो डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर तुम लोग को लगता है कि डिटेल्ड वीडियो अगर मुझे मिल जाए, देन यू कैन वेरी वेल जॉइन द कोर्स, और नॉट ये वाला इंट्रो वीडियो तो देखो ही देखो। तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट ये आज के टॉपिक में डिस्कस नहीं हो पाएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये आज के टॉपिक में डिस्कस नहीं होगा। आज के टॉपिक में बहुत ही बेसिक्स बात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात हमेशा मैं एकदम स्क्रैच से शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच से शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि मैं अधूरा पढ़ा रही हूँ। तो एकदम अगर स्क्रैच से शुरू करें, द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मैटर? तुम मैटर बोलते किसको? दीदी क्या मैटर है? वो वाला मैटर नहीं। साइंस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में हम मैटर किसको बोलते हैं? बोलो। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आई होप तुम बोल रहे हो कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, ऐसा कुछ भी जो एक जगह घेरता हो और उसका एक मास हो, वो किसी न किसी चीज़ से बना हो, तो हम लोग उसको मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा चश्मा मैटर है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मैटर से बनी हुई हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम भी मैटर से बने हुए हो, तुम्हारा घर, एवरीथिंग यूनिवर्स में मौजूद हर वो चीज़ जिसके पास कोई कुछ मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग ये पढ़े हैं। अब अगर हम लोग मैटर को भी बहुत बारीक लेवल पे लेकर जाए, तो बचपन से पढ़े हैं कि मैटर बना हुआ है एटम से। वैसे हम कहते हैं कि एटम सबसे छोटा टुकड़ा है, मतलब उससे आप छोटा जा नहीं सकती। वेल, इस बात पे सच्चाई नहीं है, आज हम जानते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम एटम के अंदर घुस के और भी कई अंदर चले जाते हैं। मतलब अंदर चले क्या जाते हैं? पार्टिकल्स की डिस्कवरी करते हैं, पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट अपने क्लास 10 के लेवल पर हम लोग यही समझ के चलेंगे कि मैटर जो है उसका सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे वो एकदम माइन्यूट हिस्सा जिसको और हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्लास 10 के लेवल पे, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये मान लो एटम है, एटम के अंदर 3 पार्टिकल है। यहाँ पे मान लो प्रोटॉन, यहाँ पे है मान लो न्यूट्रॉन, आसपास घूम रहा है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कशन डिटेल में नहीं करेंगे। केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या है इनका, क्या इससे क्या डील करना है, इनसे रिलेटेड क्लास 10 में क्या पढ़ना है वो देखेंगे। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब देखो, मेरा एक सिंपल सवाल का आंसर करो, क्या प्रोटॉन के ऊपर प्लस साइन बना हुआ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन बना हुआ है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब किसी एटम के ऊपर, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के अंदर जो पार्टिकल मिल रहे हैं ये 3, इनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कुछ साइन सिंबल यूज़ नहीं किया गया है कि प्रोटॉन के लिए पी यूज़ करेंगे तो पी जहाँ दिख जाए वो प्रोटॉन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नामकरण हम लोगों ने खुद से रख दिया है। इसका नामकरण हम लोगों ने खुद से रखा है कि जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसको इलेक्ट्रॉन बुलाएंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा उसको प्रोटॉन बुलाएंगे, प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी व्यवस्था है, हमने ये किया है। ठीक है जी। अब चलो
प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। सवाल ये आता है कि चार्ज माने क्या? चार्ज क्या होता है दीदी? ये चार्ज है क्या चीज़? चार्ज 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 हमेशा से करता है ना। व्हाट इज़ दिस चार्ज ऑल अबाउट? तो एक सिंपल बात बोलूँ, और ये साइंस ही एक ऐसा फील्ड मुझे लगता है जो हमें हम्बल रहना सिखाता है। साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है कि चार्ज होता क्या है। हम नहीं जानते कि चार्ज क्या है, क्यों है। हम क्यों का सवाल का आंसर हम साइंस में नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ग्रेविटी है तो है, क्यों है? ग्रेविटी से रिलेटेड हज़ारों थ्योरी है, बट ग्रेविटी क्यों है हमें वो नहीं पता। हाँ, बोल सकते कोर के अंदर कुछ हो रहा है एक्टिविटी तो ग्रेविटी, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ग्रेविटी क्या है। वो सब थ्योरीज है, बस हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है ग्रेविटी के बारे में कि वो क्यों है, वो है क्या। उसी तरीके से चार्ज इतना फंडामेंटल चीज़ है, इतना इम्पॉर्टेंट है, बट उसका कारण हमें नहीं पता। ये डाइजेस्ट करो, ये बात डाइजेस्ट करो कि वी डोंट नो। वी डोंट नो। यहाँ मैं सिर्फ आके नहीं बोल रही वी डोंट नो, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बोलेंगे वी डोंट नो, वी डोंट नो। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट भी बोलेंगे वी डोंट नो व्हाई देयर इज चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्यों है, बट हम इतना जानते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक खासियत है। क्या खासियत है ज़रा देखना। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉजिटिव चार्ज के सामने लाऊं तो ये दूर भागते हैं। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के सामने लाऊं तो ये भी दूर भागते हैं। इसको बोलते हैं रिपल्शन। रिपल्शन या रिपेल कर रहे हैं। तो अगर लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम, अगर लाइक चार्जेस को साथ लाया जाए तो वो रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ऑपोजिट चार्जेस को सामने लाएं तो वो तो पास आते हैं। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। तो हमें नहीं पता वो क्यों हो रहा है, लेकिन हम इतना तो समझ गए कि एक पार्टिकल के अंदर ये कुछ तो एक खास बात है जो अगर सेम पार्टिकल के सामने उसे रख देते हैं तो वो रिपेल होने लग जाता है, और वहीं अगर एक अलग पार्टिकल के सामने उसको रखते हैं तो वो अट्रैक्ट होने लग जाता है। फिर से मेरे शब्दों को सुनो। हमें नहीं पता कि ये है क्या, बट हम इतना तो समझते हैं कि जो भी पार्टिकल है उसमें कुछ तो खास है, कुछ तो प्रॉपर्टी है जो उसे सेम अपने ही जैसे पार्टिकल के सामने आने पर रिपेल करने पर मजबूर कर देता है, भागने पर मजबूर कर देता है, लेकिन वहीं अपने से ऑपोजिट पार्टिकल के सामने आने पर अट्रैक्ट करवाता है। वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने उसका नाम चार्ज रख दिया है। अगेन सुनो, वो क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन उसका नाम ही चार्ज रखा है। तो कोई पूछता है कि चार्ज क्या है तो तुम बोला मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बता सकते हैं कि कुछ तो ऐसा खास हो रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो अगर लाइक चार्जेस रखा जाए तो वो रिपेल हो जाते हैं और अनलाइक रखा जाए तो वो अट्रैक्ट होते हैं। कुछ तो ऐसा है और उस कुछ को ही हम लोगों ने चार्ज का नाम दिया है। बात समझ में आ गया? लेकिन क्या इंटरनली हमें पता है कि चार्ज क्या है? नो, वी डोंट नो। कुछ तो है भाई, कुछ बस इतना ही जानते हैं, बट वो क्या है नहीं पता हमें। ओके, चलो जी। अब एक चीज़ सुनो, तुम लोग कभी ना कभी सुने होंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। वो भी ज़रा सुन लो यहीं पे। देखो, वैसे तो एटम न्यूट्रल होता है मतलब न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना उसके पास प्लस का चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो कैंसल आउट हो जाता है। जैसे इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर दो प्रोटॉन होगा और दो ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों चार्ज है, क्योंकि ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है और दो है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट इफेक्ट तो ज़ीरो ही होगा। तो जनरली एटम्स न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज होता नहीं, नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर मान लो, अब ये सुनने वाली बात है इंपॉर्टेंट, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में होते हैं और इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही वो क्या पावरफुल फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण प्रोटॉन का बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। प्रोटॉन अपना जगह बदल पाए ये बहुत मुश्किल है, वैसे बदलता है
बदलता भी है, हम उस पे नहीं जा रहे, लेकिन हम यहाँ पे ये सिंपल बात समझेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स के कारण जुड़े हुए हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि इसको फोड़ के बाहर आ पाना प्रोटॉन के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रोटॉन तो भैया कैद है। तो एक ही चीज़ जो बाहर या अंदर आ सकता है वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो ऑर्बिट में घूम रहा है, वो ऑर्बिट में नाच रहा है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जैसे मान लो 2 प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कहाँ गया वो छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की कमी बॉडी को क्या बना रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया, नेगेटिव लूज करके मैं तो पॉजिटिव बन जाऊंगी। तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, सो देखो मटेरियल क्यों लिखा है यहाँ पे, एटम बोलना चाहती थी। तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन था और साइड से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ऐसे मामले में इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है, और जब जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत मैंने करा है, प्लीज़ सुनो। मैंने बोला मैटर क्या है, ऐसा कुछ भी पूरे यूनिवर्स में जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कि कोई मास है, वो मैटर है। मैटर एटम से बना हुआ होता है, जो कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि लाइक चार्जेस रखूंगी तो रिपेल हो जाएगा, अनलाइक रखूंगी तो अट्रैक्ट होगा। तो वही फोर्स को चार्ज नाम दिया है, बट इसका कारण हमें नहीं पता है, ठीक है। और एटम जनरली न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन आ गया है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ बकल अप, मतलब सीट बेल्ट बांधो, तैयार हो जाओ, चैप्टर शुरू हो रहा है। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मेरा कोर्स देख रहे हैं, मतलब मेरा पेड वाला बैच देख रहे हैं, उन लोग को ये रिक्वेस्ट है कि ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, अच्छे से दिमाग में सेट करना, उसके बाद ही अगले वाले टॉपिक में जाओगे। ये बात प्रॉमिस होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बाद वाला जो टॉपिक है, सबके सब टॉपिक्स बहुत न्यू है ना, इससे पहले तो कभी पढ़ा नहीं, तो इसलिए इतने न्यू टॉपिक्स को दिमाग में रिटेन करना है पार्ट बाय पार्ट। एक ही दिन सारा पढ़ लेंगे ऐसा कुछ, ये मेंटालिटी कभी काम नहीं आएगा। एक दिन सारा पढ़ना, ये मेंटालिटी कभी काम नहीं आएगा। पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, जितना डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। देखो हमारे पास एक कूलॉम्स लॉ, कूलॉम जो है वो अगेन एक हमारे पास साइंटिस्ट के ऊपर है, फिजिसिस्ट के ऊपर है, तो हम लोग उनके नाम पे ये लॉ पढ़ रहे हैं। वो बोलते क्या, वो ज़रा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी लॉ है। पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा खतरनाक लॉ समझा जाता है, बट इट्स वेरी इजी। क्या है, देखो तुम यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लो। चार्ज का मतलब क्या, चार्ज बॉडी ले लो, और पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे अमाउंट का, मतलब ऐसा नहीं कि 100 अमाउंट, यहाँ 100 क्वांटिटी का, यहाँ 100 क्वांटिटी का। क्वांटिटी तो तुम लोग अभी क्या ही समझ रहे होगे, लेकिन पावरफुल चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं लेना, माइन्यूट क्वांटिटी का चार्ज लेना है। तो मान लो यहाँ पे मैंने Q1, जैसे अभी तुम लोग पढ़ोगे थोड़ी देर बाद कि चार्ज को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो कूलॉम्ब होता है। तो बड़ा छोटा एक चार्ज लो, 1 कूलम 2 कूलम ऐसा तरीके का, और जो भी चार्ज लिए हो यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट का दूसरा चार्ज लो, और लाइक चार्ज ले सकते हो, अनलाइक ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे लाइक लेकर चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाइक लेकर चल रहे हैं। तो ये एक चार्ज ले लिया मैंने, ये एक चार्ज ले लिया, तुम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझोगे। ये चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम्ब। तो हो सकता है तुम 2 कूलम ले लियो, पॉजिटिव वाला, +2 कूलम, इस तरीके से, टोटली अप टू यू, तुमने चार्ज ले लिया। और डेफिनेटली ये जो चार्ज बॉडी है, तुम इसके सेंटर से एक डिस्टेंस नाप लो, सेंटर से एक डिस्टेंस नापो। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं R, डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली तुम लोग जानते हो कि ये जब R डिस्टेंस पे रखा जाएगा, अभी R डिस्टेंस छोटा भी हो सकता है, व्हाटएवर, तो
तो ये एक फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस है, सेम तरीके के चार्ज हैं, तो ये आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन को महसूस करेगा। तो हम जानना चाहेंगे ये फोर्स कितना होगा। तो लेट अस सी। देखो बात को समझना, कूलम जी बोल रहे हैं ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के, और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सुनना, बहुत लोगों को अगर नहीं समझ में आता ये बात तो ये समझ लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट है भाई। अगर एक वैल्यू गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ेगा, ये अगर Q1 का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, Q2 का वैल्यू गिरेगा तो फोर्स गिरेगा। यहाँ पे मुद्दा ये है। अब इसका क्या मीनिंग निकल के आया? इसका इस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग है, जैसे डायरेक्टली रिलेशन, जैसे मैं तुम लोग को एक सिंपल बात पूछ रही हूँ, जैसे हाइट और वेट ले लेते हैं। किसी बंदे का हाइट बढ़ रहा है तो उसका थोड़ा बहुत वेट भी बढ़ेगा भाई, लंबा हो रहा है इंसान तो थोड़ा बहुत वेट में भी इंक्रीमेंट आएगा। किसी बंदे का हाइट छोटा है, थोड़ा बहुत वेट भी कंपैरेटिवली छोटा होगा। यानी इन शॉर्ट हाइट और वेट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। रीड करने का तरीका देखो, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। अच्छा दीदी अगर इनवर्सली होता तो? जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, प्राइस और डिमांड। तुम बताओ अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो तुम उसका डिमांड कम करते हो या नहीं? कम कर देते हो ना, औकात कम हो गया। और किसी चीज़ का प्राइस अगर गिर गया, सस्ता हो गया, तो उसका डिमांड बढ़ा दोगे। तो यहाँ प्राइस और डिमांड में कैसा रिश्ता है? प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिश्ता है। तो इन्वर्स रिश्ते को तुम ऐसे नहीं डिपिक्ट कर सकते, प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिश्ता ना। जब भी ऐसे लिखा जा रहा है तो इसका मतलब हमेशा डायरेक्ट है। तो इन्वर्स लिखने का तरीका ऐसा होता है, 1/डिमांड। तो हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम किसी भी चीज़ में डायरेक्ट रिश्ता दिखाते हो तो डायरेक्टली लिखते हो, लेकिन जब तुम किसी में इन्वर्स रिश्ता दिखाना चाहते हो तो अगला वाला कंपोनेंट को 1/, करके लिखते हो। 1/, का इंडिकेशन होता है कि ये इन्वर्स रिश्ते में है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है Q1 के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिलेटेड है Q2 के। इसका मतलब क्या? अगर तुम Q1 बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर तुम Q1 गिराओगे फोर्स भी गिर जाएगा, अगर तुम Q2 बढ़ाओगे फोर्स भी बढ़ेगा, अगर तुम Q2 घटाओगे तो फोर्स भी घट जाएगा। ये क्या मतलब है? अरे बाबा जितना बड़ा चार्ज लोगे, जितना ज़्यादा पावरफुल चार्ज लोगे, उतना ज़्यादा ये लोग आपस में फोर्स महसूस करेंगे ना। तुम एकदम ना के बराबर का चार्ज रखे हो तो क्या फोर्स महसूस करेंगे, क्या रिपल्शन, क्या यहाँ पे दूर भागेंगे? नहीं भाग पाएंगे। लेकिन अगर बहुत पावरफुल तुम चार्ज लेकर बैठे हो तो डेफिनेटली ये चार्जेस जो होंगे ये बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात पे अग्री करते हो कि अगर ये बहुत बड़ा क्वांटिटी, अगर ये Q1 चार्ज मैं बहुत बड़ा चार्ज ले लूँ तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर मैं Q1 बहुत छोटा चार्ज लूँ तो फोर्स भी कम होगा। तो डायरेक्ट रिश्ता है। अगेन अगर Q2 चार्ज बहुत बड़ा चार्ज लूँ फोर्स भी ज़्यादा होगा, Q2 चार्ज बहुत बड़ा चार्ज लूँ फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर Q2 चार्ज कम लूँ तो फोर्स भी कम होगा। तो डायरेक्ट रिश्ता है। यही कूलम जी बताना चाहते हैं। ये इससे तुम लोग घबरा जाते हो कि ये लिखा क्या है। बेसिकली ये रिश्ता दर्शाता है, ये बेसिकली रिश्ता दर्शाता है। बोलो अब डाइजेस्ट कर पाया? नहीं, फिर से रीड करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। कूलम जी बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैंने 2 पॉइंट चार्जेस, अभी एक्सप्लेनेशन के लिए छोटे चार्ज लेकर बात कर रहे हैं, अगर मैंने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए हैं, पॉइंट मतलब छोटे चार्जेस ले लिए हैं, तो इन दैट केस अगर मेरा जो और लाइक चार्जेस है तो मेरा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के। यानी ये जितना बड़ा चार्ज लेंगे उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा, ये जितना छोटा चार्ज लेंगे उतना कम फोर्स क्रिएट होगा। उसी तरीके से सेकंड बात, फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है Q2 के। इसका मतलब जितना बड़ा चार्ज ये लेंगे उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा, जितना छोटा चार्ज ये लेंगे उतना कम फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा, अब तुम मेरे को बताओ डिस्टेंस और फोर्स में कैसा रिश्ता है। अगर मैं इन दोनों को बहुत पास रखूं,
तो अब तो ज़्यादा फोर्स महसूस होगा, तब तो ज़्यादा दूर भागेंगे। और बहुत दूर रखूँ तो कम फोर्स महसूस होगा। मतलब तुम कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हो कि कितना फोर्स महसूस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगी, समझ रहे हैं इस बात को, आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगी फोर्स तो कम महसूस होगा ना, जितना ज़्यादा दूरी होगा फोर्स कम महसूस होगा। जैसे तुम इसको ऐसे समझो कि सन के करीब वाले प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, सन के दूर वाले प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल पुल कम है क्योंकि वो दूर हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जितना ज़्यादा दूर रखेंगे यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा, जितना पास रखेंगे यानी जितना डिस्टेंस कम रखेंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा। तो इन्वर्स रिश्ता देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रहे मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया है कि ये ऐसा नहीं है कि फोर्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्टेंस को आर से डिपिक्ट करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर से। अब ये हमको नहीं पढ़ना है कि डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों आया, बट ये मैथमेटिकली फिजिसिस्ट लोगों ने, कूलॉम जी ने ये प्रूफ करा है कि डिस्टेंस का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, हम उस पर नहीं जा रहे। तो यानी कि तुमको क्या याद रखना है, कूलॉम जी बताना चाहते हैं कि अगर मैं 2 पॉइंट चार्ज लूँ और दोनों लाइक चार्जेस ले लूँ तो जो फोर्स होगा वो Q1 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होता है ज़्यादा फोर्स, जितना कम चार्ज होता है कम फोर्स। Q2 पे भी सेम तरीके से, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ता जाएगा फोर्स उतना कम होते जाएगा, जितना डिस्टेंस का स्क्वायर कमता जाएगा फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। अभी तुम डिस्टेंस का स्क्वायर भूल जाओ, डिस्टेंस पढ़ो। डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कमेगा, डिस्टेंस घटेगा फोर्स बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे इन्वर्स रिश्ता। अब तुमको क्या करना है, इन तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करना है, तब तुमको दिख जाएगा जो तुम्हारे बुक में दिखता रहता है, तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज़। अब ये भी कंबाइन करने का कला सीख लो, आगे काम आएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कंबाइन कर रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में फोर्स ही है ना, तो फोर्स मैंने लिख दिया प्रोपोर्शनैलिटी। अब ज़रा सुनना, Q1 लिखा हुआ है, Q1 लिखो। नेक्स्ट वाला Q2 भी डायरेक्ट रिलेशन में है ना, अरे नेक्स्ट वाला Q2 भी तो डायरेक्ट रिलेशन में है, तो वो यहाँ पे इनटू करके आएगा यहाँ पे Q2। और ये वाला इन्वर्सली रिलेटेड है तो वो यहाँ पे 1 मतलब इनटू ही करो, मतलब सब कुछ, मतलब बात को समझो। लेफ्ट साइड कॉमन है तो लेफ्ट साइड उठा के लिख दिया। अब एक एक करके राइट साइड को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखो, Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। तो अगर ठीक से लिखने जाऊँ तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। देखो तुम्हारे बुक में यही दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन ये क्या बता रहा था तब से, देखो ज़रा सुनना। न्यूमरेटर में जो है वो इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट रिश्ते में रहा होगा, और डिनोमिनेटर में जो है वो इसलिए क्योंकि वो इन्वर्स रिश्ते में रहा होगा। यानी कि बेसिकली हम लोग जो ने फैला के लिखा है वही चीज़ यहाँ सिंपल भी बताया जा रहा है कि फोर्स डायरेक्टली रिश्ता रखता है Q1 से, डायरेक्टली रिश्ता रखता है Q2 से, और इन्वर्सली रिश्ता रखता है डिस्टेंस के स्क्वायर से। फिर से रीड करो, फोर्स डायरेक्टली रिश्ता रखता है Q1 से, फोर्स डायरेक्टली रिश्ता रखता है Q2 से, और इन्वर्स रिश्ता रखता है डिस्टेंस के स्क्वायर से। यही तब से वो बोल रहे थे। अब देखो अब क्या होगा, तुम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब जब हटता है, हम लोग ये मैथ्स में पढ़ेंगे वेरिएशन चैप्टर में, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब जब हटता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। एक कांस्टेंट मतलब कोई नंबर 5, 6, 10, 12 कुछ तो एक नंबर यहाँ पे आने वाला है, और ये जो नंबर है जो भी आएगा इसको एक नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ऐसा वियर्ड नाम क्यों दिया गया है? मोस्ट प्रोबेबली जब तुम लोग 11-12 में जाओगे, अगर कोई साइंस लेकर पढ़ रहा है और वो फिजिक्स पढ़ेगा, स्टैटिक हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट तो ऐसा नाम क्यों दिया गया है? मोस्ट प्रोबेबली जब तुम 11-12 में जाओगे और तुम साइंस लेके पढ़ाई करते हो तो तुम लोग समझ पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और फिर उसके अंदर तुम लोग ये बातचीत सीखोगे। ठीक है, तो अल्टीमेट मुद्दा क्या निकल के आया? कैन आई डाइजेस्ट दैट? यस आई कैन। कूलॉम जी ये बोलना चाहते हैं कि जो फोर्स है
कितना रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। देखो हम लोग रिपल्सिव फोर्स का एग्जांपल ली, तुम अट्रैक्टिव लेके करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो बोलना चाहते हैं कि अगर आपने लाइक चार्जेस लिया होगा तो जो फोर्स वो महसूस करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्ट रिश्ता रखेगा Q1 और Q2 से, कितना बड़ा चार्ज आपने उठा लिया है, और इन्वर्सली रिश्ता रखेगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है जी। जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक नोट डाउन करो। वरी समझ में आ रहा है ना? तो वरी किस बात की है? अगर समझ में आ रहा है तो क्या चिंता है भाई? जब समझ में आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो k है ना, इसका एक वैल्यू है, ये याद रखना पड़ेगा। ये जो k है, अरे k तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, लेकिन ये नंबर भी तो किसी न किसी फॉर्मूला से डिराइव करके आ रहा होगा। तो बेसिकली ये जो k लिखा है ये कुछ ऐसा है, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। अब रुक जाओ, मैं ब्रेक कर रही हूँ, ज़रा सुनो। 4 तो एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है यार। हाँ दीदी पढ़े तो है मैथ्स में 22/7। हाँ 22/7 तो ये नंबर नहीं तो क्या है? तो पाई अपने आप में भी एक नंबर है, ये भी डाइजेस्ट करो। तो अल्टीमेटली 4 पाई एक नंबर है, ये एक नंबर है, नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एप्सिलॉन क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है जो कि मीडियम पे निर्भर करता है। मीडियम मतलब तुमने वो चार्जेस स्पेस में वैक्यूम में रख दिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर तुमने वो एयर में रखा है, या तो तुमने वाटर में रखा है। कहाँ रखा है? किस मीडियम में रखा है? किसी केमिकल सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 4 में मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये ई नहीं है, ध्यान दें, ये ई नहीं लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये जो है ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। मैं एप्सिलॉन ही बोलती हूँ, मैथ्स में हम लोग का यूज़ होता था काफ़ी बार, तो हम लोग को सर एप्सिलॉन ही बोलते थे। तुम देख लो अब तुम्हारे मैम सर क्या बोल रहे हैं, तुम उस हिसाब से बुलाओ। आई एम नॉट इनटू प्रोनाउंसिएशन अलोन, ठीक है, मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन लिखा हुआ है, तो 4 पाई तो एक नंबर है, ये तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन एप्सिलॉन क्या है? व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा पेचीदा नहीं बोलूँगी, 5 मिनट लो समझ जाओगे। तुम एक बात समझो इस बात को कि तुमने 2 चार्जेस रखे हैं और 2 चार्जेस किसी ना किसी मीडियम में रखा होगा भाई, वैक्यूम में रखोगे, कहीं तो स्पेस में रखोगे ना उस 2 चार्ज को, और उस 2 चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। मान लो रिपल्शन हो रहा है लाइक चार्जेस है, तो तुम्हारे मीडियम में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो उस रिपल्शन के ऊपर बाधा क्रिएट करेंगे, रुकावट क्रिएट करेंगे। ऐसा समझो इस बात को, इमेजिनेशन में तकलीफ नहीं होगा। Q1 Q2 ले लिया है, R डिस्टेंस पे रखा है और सेम चार्जेस है तो ये रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स जो है आसपास मीडियम भी तो होगा, कोई मीडियम होगा या नहीं होगा भाई? आसपास कोई मीडियम भी होगा, तो वो मीडियम भी इस फोर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोग अगर अपना हाथ पानी में ऐसे चलाओ तो तुम लोग देखोगे हाथ जो है, हाथ को कुछ एक महसूस होगा कि जैसे पानी हाथ के खिलाफ कुछ एक्टिविटी कर रहा है, हाथ को मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ महसूस होगा तुमको। तो कहीं ना कहीं जिस भी मीडियम में ये फोर्स महसूस हो रहा है, उस मीडियम के पार्टिकल्स उस फोर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। वो कितना रोक सकते हैं, वो कितना रोक सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। वो मीडियम कितना पावरफुल है, वो कितना रोक सकता है, उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन। फिर से सुनो, वो मीडियम कितना पावरफुल है, कितना रोक सकता है उस फोर्स को, उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तुमको कुछ वैल्यू याद नहीं करना है, तुमको बस इतना याद रखना है कि वैक्यूम, अच्छा तुमको याद रखना है इस एप्सिलॉन, वैसे तो इस लेटर का, जैसे ये अल्फा बुलाता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, ये डेल्टा होता है, वैसे ही एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है। इस सिंबल, ये जैसे अल्फा बुला रहे हैं इसको एप्सिलॉन बुला रहे हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये वैल्यू इस पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या दिखा रहा है, ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, कि एक मीडियम कितना परमिट कर रहा है, कितना परमिशन दे रहा है, एक मीडियम कितना अलाउ करता है फोर्स को एक्टिव रहने के लिए। ये समझ के बाहर है, लेकिन मैं नाम के पीछे एक लॉजिक दे दी ताकि जल्दी याद हो। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन सिंबल का नाम है, उसका मीनिंग क्या है इस पूरे इक्वेशन में, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, मीडियम कितना
अलाउ करता है, क्योंकि मीडियम का आदत है रोकने का, तो वो कितना एक्चुअल में अलाउ करेगा, वो ज़्यादा रोकेगा यानी कम अलाउ कर रहा है फोर्स को एक्टिव रहने पे। वो अगर कम रुकावट क्रिएट करता है यानी वो ज़्यादा अलाउ कर रहा है। तो तुमको वो सब नहीं पढ़ना अभी। एक और चीज़ बोल दूँ, अगर वैक्यूम है वो मीडियम, तो हम लोग उसको डिपिक्ट करते हैं ई नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से सॉरी, और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, वो भी रुकावट क्रिएट करते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ एयर जो होता है उसका बस वैल्यू थोड़ा सा याद रख लो। परमिटिविटी ऑफ एयर यानी एयर कितना रुकावट क्रिएट करेगा, उसका वैल्यू 1 के करीब आ रहा है, 1.0006 ऐसा कुछ है, बट 1 के करीब हम मान के चलते हैं। और तुम एयर के अलावा कोई भी मीडियम लो, एयर के अलावा हर मीडियम तो कंपैरेटिवली एयर से ज़्यादा गाढ़ा ही होगा। एयर के अलावा कोई भी मीडियम लोगे, एयर और वैक्यूम लगभग हम सेम मान के चलते हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन एयर के अलावा कोई भी वैक्यूम लोगे तो वो ज़्यादा रुकावट क्रिएट करेगा, उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, वो ज़्यादा डेंस होगा। इसलिए एयर के अलावा एनी मीडियम अपार्ट फ्रॉम एयर, तुम एयर के अलावा और कोई भी मीडियम लो, तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो परमिटिविटी आएगा वो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब तुमको क्या याद रखना है, देखो तुमको ये याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ बोलना चाहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा दो चार्जेस के बीच में, वो उस चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली रिलेटेड होगा। उसके बाद के को हम लोगों ने कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन परमिटिविटी यानी वो मीडियम कितना बाधा क्रिएट करता है, और ये जो एप्सिलॉन है उसको हम लोग वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो भी हो सकता है, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, एनओटी नॉट। और एयर में हम लोग इसको 1 अप्रॉक्स पकड़ के चलते हैं इस एप्सिलॉन का वैल्यू। और किसी और मीडियम में, तो कोई और मीडियम तो एयर से ज़्यादा ही गाढ़ा होगा, एयर से ज़्यादा रुकावट क्रिएट करेगा, तो किसी और मीडियम में ये वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगा। बोलो बात समझ पाए? ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और 1-2 मिनट। चार्ज, ये जो चार्ज हम लोग बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल के अंदर ये जो ताकत होता है अट्रैक्ट करने का, रिपेल करने का, जिसके बारे में हम जानते तो नहीं है, उस चार्ज को हम लोग, क्योंकि कूलम्ब जी ने इतना इंपॉर्टेंट बातचीत कहा है, उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने सी रख दिया है, सी फॉर कूलम्ब। यानी कि कितना चार्ज है, 5 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, इस तरीके से हम लोग बताएंगे। ध्यान देना एक और बात, ज़्यादातर जब भी किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर एक यूनिट डिफाइन किया जाता है तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किलोग्राम में तुम लोग देखोगे कोई साइंटिस्ट थोड़ी है किलोग्राम, इसलिए हम लोग ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स में दिखा देते हैं। ठीक है, हम लोग मीटर कोई साइंटिस्ट थोड़ी है, तो हम लोग स्मॉल एम से डिपिक्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में तुम लोग देखोगे हम लोग कूलम्ब के लिए सी, क्योंकि कूलम्ब एक बंदे का नाम है, हम लोग एम्पेयर के लिए ए, क्योंकि एम्पेयर भी एक बंदे का नाम आएगा। तो इन शॉर्ट जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ज़्यादातर रखा जाता है ना, तो वो कैपिटल लेटर से हम डिपिक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली भाई, रिस्पेक्टफुली। और क्या, अब एक छोटा सा बात समझो कि 1 कूलम्ब का मतलब क्या होता है। जब आप बोलती हैं कि चार्ज 1 कूलम्ब है, तो इसका क्या मीनिंग क्या है, 1 कूलम्ब का चार्ज का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने 1 कूलम्ब का चार्ज लिया और उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, 1 कूलम्ब का लाइक चार्ज लो, तुम अनलाइक चार्ज लो, जो लेना है लो, 1 कूलम्ब का चार्ज लिया और उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 × 10⁸ न्यूटन। 9 × 10⁸ न्यूटन। तुम लोग जानते हो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है भाई, ये सब पूछो मत, ये सब तो पता होना चाहिए। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। बेसिकली एसआई यूनिट सबसे ज़्यादा रिकग्नाइजेबल यूनिट है, तो हम लोग चार्ज के एसआई यूनिट कूलम्ब है, तो हम लोग डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर ले रहे हैं, और फिर फोर्स का भी एसआई यूनिट न्यूटन ले रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अगर 1 कूलम्ब का चार्ज है तो इसका मतलब क्या, कि ऐसा चार्ज मान लो लाइक लेकर बात करें, सेम ऐसा चार्ज जो अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पर 9 × 10⁸ न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऐसा चार्ज जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पर 9 × 10⁸ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है, ऐसे चार्ज को हम लोग 1 कूलम्ब कहते हैं। 2 कूलम्ब क्या होगा, 2 कूलम्ब होगा जो इसका दुगना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
क्योंकि हम जानते हैं जितना बड़ा चार्ज लेंगे फोर्स भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, है ना जी। ठीक है जी, ये हो गया। करेंगे कि एक कूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। मतलब आपने तो बताया, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के पास चार्ज होता है, लेकिन हम लोग देखे थे कि प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसका मूव कर पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। और इस चैप्टर में हर जगह इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कशन होगा। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे एक कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे एक कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए। एक कूलम्ब तो ऐसा लगता है बड़ा छोटा सा नंबर होगा, क्या हुआ। तो देखते हैं ज़रा देखते हैं इस बात को। तुम लोग बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। और डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन नहीं लगा रही, इतना वैल्यू में चार्ज होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। ध्यान से देखो, 10 का पावर -19 है, इसका मतलब समझते हो, ऐसा कुछ लिखना मत इसको। 1.6 और ये 10 को नीचे लेके जाओ, -19 यानी कि नीचे लेके जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा नीचे लेते जाते ही। और -9 मतलब 19 का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे 19 बार 0 लिखो, 19 बार। तो तुम बताओ 1.6 डिवाइडेड बाई इतना बड़ा नंबर जो 19 बार यहाँ पे 0 लेकर आएगा, बहुत छोटा है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत 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 ना के बराबर चार्ज है भाई, ना के बराबर चार्ज है। तो हम लोग को ऐसे कैसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे एक कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए, तो ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। एक इलेक्ट्रॉन में इतना सा चार्ज है, यानी उल्टा क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इतना सा चार्ज अगर पाना है तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ जाएगी। किसी ने बोला ये इतना सा चार्ज दे तो मैं एक इलेक्ट्रॉन थमा दूंगी हाथ में। अब अगर एक कूलम्ब का चार्ज पाना है तो इसके लिए यूनिटरी मेथड 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ये कितना होता है ज़रा बताओ तो। 1.6 यहीं पे छोड़ो, ये 10⁻⁻19 ऊपर लेकर जाओ तो 10⁻19 आ गया। और तुम लोग जानते हो 10⁻19 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 10⁻18 इंटू 10। अरे पावर को बस स्प्लिट कर रही हूँ तो इसको लिख सकते हैं 10⁻18 इंटू 10। मैं क्या कर रही हूँ, 10 और 1.6 को डिवाइड कर रही हूँ। मतलब मेरे पास कैलकुलेटर है, तुमको करना नहीं है ना, ये बस दिखाना चाहती हूँ कुछ। 6.25 आ गया, यानी ये लिखा हुआ है 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, 8 बोल रहे। ये कितना बड़ा नंबर है बताओ तो। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 6.25 लिखो, उसके बाद 10 के बाद 18 0 लगाओ, इतने सारे। इसको बोलते क्या हमको ये भी नहीं पता भाई, इतना 18 0 वाला नंबर भाई। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं एक कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए। एक कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सोच के देखो, कहीं पे अगर तुम बोल रहे हो अरे एक कूलम्ब का चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर। तुमको लग रहा हो क्या बड़ी बात है, एटम तो बहुत छोटा होता है। हाँ छोटा तो होता है, लेकिन घबराहट होता है भाई इतना बड़ा नंबर देख के। बस एक कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। थिंक अबाउट इट।